कुछ साल पहले एक मूवी आई थी सलमान खान और अक्षय कुमार की। उसमें प्रियंका चोपड़ा भी थे। मुझसे शादी करोगी, और उसमें गाना था। सलमान खान उस गाने में कहते हैं, जाए जाए जवानी फिर ना आए, कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। खैर, जवानी तो आती लाइफ में एक बार ही है। आप दिल से जवान पूरी जिंदगी रह सकते हैं। अपने स्पिरिट में आप यूथफुल पूरी जिंदगी के लिए रह सकते हैं, लेकिन एक उम्र होती है जवानी की, और इस उम्र में अपनी एनर्जी को अच्छे कामों के लिए चैनलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आज क्या हो रहा है, आज की जो हमारी जनरेशन जेड की पीढ़ी है वो बहुत व्यस्त है कंप्यूटर गेम्स खेलने में, नेटफ्लिक्स देखने में, ओटीटी प्रोग्राम्स देखने में, वेब सीरीज देखने में। शायद वो खेलना ही भूल गए हैं। क्या ये अच्छी बात है? आज जब लगभग 30 से 35% भारतीय, उनकी जो मीन एवरेज एज है वो लगभग 28 से 29 साल की है, क्या फ्यूचर हम आगे देख सकते हैं अगर आज की जो पीढ़ी है, आज के जो नौजवान हैं, अगर वो बाहर खेलेंगे नहीं उत्साह के साथ? तो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के इस योजना के इनिशिएटिव में। योजना मैगजीन एनालिसिस हम काफी समय से नहीं कर पाए थे, तो आज के इस महायोजना वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों की मैगजीन्स का एक ही वीडियो में एनालिसिस करें। फरवरी का जो एडिशन है यूथ एंड स्पोर्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है। आज भारत 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे हो चुके हैं। आने वाले 25 सालों में हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, और इस विकसित भारत को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा? युवा का। जो आज का युवा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा, बहुत अहम भूमिका रहेगी कि आज से 25 साल बाद हम एक विकसित भारत बन सकें। क्या एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं आजकल बच्चों के लिए और कैसे उनको लीड कर रहे हैं, इस बात के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस बात को लेके यहां पे चर्चा करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे एसए प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको मैं पर्सनली मेंटर करूंगा। देखिए, अभी प्रीलिम्स को कुछ ही समय रह चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो जब आप प्रीलिम्स दे के फ्री हो जाएंगे, जब आप मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो ये एसए का कोर्स आपके लिए जो हम लेके आए हैं, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, एसए 250 नंबर का रहता है। जीएस के पेपर लिखने से पहले आपको एसए का पेपर तो लिखना ही होता है, और एसए में मार्क्स अगर आपके अच्छे आए तो आपका रैंक काफी ऊपर जा सकता है। और एसए लिखना कोई बहुत चैलेंजिंग बात नहीं है, काफी सरल है एसए लिखना। लेकिन बच्चों को स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती कि एसए को कैसे लिखना है, क्या अप्रोच एसए की होनी चाहिए। आज के टाइम पे बच्चे थोड़े घबरा भी जाते हैं, बिकॉज पिछले कुछ 2-3 सालों में फिलोसफिकल थीम्स पे भी एसे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए थीमैटिक एसेस के ऊपर और फिलोसफिकल एसेस के ऊपर? थीमैटिक एसेस यानी कि पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की थीम्स के ऊपर यदि ऐसे आते हैं, या अगर फिलोसफिकल टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए? उस अप्रोच को इस कोर्स में हम समझेंगे। यहां पे कंटेंट लेक्चर्स आपको मिलेंगे थीमैटिक और फिलोसफिकल एसेस के बेसिस पे। आपको जूम सेशंस यहां पे मिलेंगे मेरे द्वारा ऐसे राइटिंग के ऊपर। आपको समझाया जाएगा कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है। ऐसे लिखने से पहले आपने कैसे ऐसे को स्ट्रक्चर करना है। 3 घंटे का टाइम होता है ऐसे लिखने के लिए, आपने 2 ऐसेस लिखने होते हैं, तो काफी टाइम होता है। तो कैसे हम पहले अपने ऐसे को लिखने से पहले एक रफ वर्क में कैसे हम अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये सब चीजें, ये सब टेक्निक्स आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। साथ के साथ आपको इस कोर्स में फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कंटेंट प्लस टेस्ट प्लस मेंटरशिप का कोर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पे एसे इवैल्यूएशन का फीचर भी मिलेगा। मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अब ये जो एसे का टेलीग्राम ग्रुप है, एक नया ग्रुप बनाया जाएगा डेडिकेटेडली उन बच्चों के लिए जो कि इस पेड कोर्स का हिस्सा होंगे, और साथ के साथ आपको मॉडल एसेस भी इस कोर्स में प्रोवाइड रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ ही समय के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो मेरा पर्पस यही था आपको इस कोर्स के बारे थोड़ा इंट्रोडक्शन देने का। बाकी ये योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का जो एनालिसिस हम करते हैं, ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो कि यूट्यूब पे साल भर आता रहेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि योजना का टॉपिक, जैसे मान लीजिए अभी यूथ एंड स्पोर्ट्स जो टॉपिक है, जो थीम है, फरवरी 2023 एडिशन जो योजना का है, तो कोशिश करेंगे कि कैसे एक एसे के फॉर्म में, अब देखिए मैं पहले भी कहता आ रहा था, आज फिर कहूंगा,
पेज टू पेज हमने योजना नहीं पढ़नी है, वर्ड टू वर्ड हमने योजना नहीं पढ़नी है। अब योजना में 6, 7, 8, 9 आर्टिकल्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इशू जो कि योजना में डाला गया है, लेकिन कुछ 3 या 4 टॉपिक्स ही होते हैं पूरी योजना में से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन 3 और 4 टॉपिक्स को क्विकली एक समरी के तरीके से हम यहां पे समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस कंटेंट को हम एस्से में भी प्लेस कर सकते हैं। कंटेंट की कमी नहीं आएगी दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी आपने किताबें पढ़ डाली हैं, इतना आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट की कमी नहीं आएगी। दुनिया जहान के अखबार आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं, कंटेंट की कमी आपको कभी नहीं आएगी। योजना है, कुरुक्षेत्र है, आप जो अपनी रीडिंग आपने जीएस के लिए करी है वो सब है, न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये मत कहना कि सर कंटेंट नहीं समझ आ रहा कि कहां पे डालें, ऐसे का टॉपिक पूछा गया है, हमारे पास कंटेंट नहीं है ना, ये कभी भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों को हम यहां पे इस कोर्स में सॉल्व करेंगे, और ये जो हमारा यूट्यूब का इनिशिएटिव है योजना कुरुक्षेत्र का, इसको थोड़ा ऐसे के साथ भी अलाइन करेंगे। क्यों योजना पढ़ते हैं? योजना 12 से 13 भाषाओं में इजिली अवेलेबल मैगजीन है, मार्केट में 10-20 रुपए में मिल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पब्लिश की जाती है। फोकस योजना मैगजीन का सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर रहता है। और देखिए, योजना पढ़ने से एक बैलेंस्ड ओपिनियन हमारा बनता है। न्यूज़पेपर्स में हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखते हैं, ऑथर्स के, कॉलमनिस्ट जो आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी होके तो आप अपना एस्से या अपने जीएस के आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपको सरकार का स्टैंड, सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं वो भी पेश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आंसर्स में। अब योजना बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में भी बोरिंग लगती है, बिकॉज अक्सर योजना कुरुक्षेत्र में सरकार ने अपनी वाहवाह करी होती है। वो ठीक है, अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर कल को आप एक सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो आपको सरकार का पक्ष लेना पड़ेगा, सरकार का स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ऐसी अहम नीतियों को समझेंगे योजना मैगजीन में, जो डिफरेंट टॉपिक्स योजना मैगजीन में फ्रॉम टाइम टू टाइम आते हैं। फरवरी 2023 यूथ एंड स्पोर्ट्स की जो ये इशू है, जो मैगजीन है, इसमें ये 3 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो कि ज्यादा रेलेवेंट मुझे लगे। इनिशिएटिव्स फॉर न्यू इंडिया, नर्चरिंग एक्सेलेंस फॉर युवा शक्ति और फिट इंडिया। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं सारी की सारी। तो शुरुआत अगर हम कोट से करें, देखिए बहुत सारी कोट्स हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की कोट्स आपको मिलेंगी यंगस्टर्स के ऊपर, गांधी जी की कोट्स मिलेंगी, स्वामी विवेकानंद की कोट्स मिलेंगी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के चैप्टर पढ़े हैं, आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ा है। तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स थे, चाहे हम गांधी जी की बात करें, चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सभी ने प्रेरित किया युवाओं को। और युवा जो शक्ति है वो हमने अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी देखा था। स्वामी विवेकानंद की बात करें, उनका बहुत ज्यादा भरोसा था युवाओं पे। उनकी एक बड़ी फेमस कोट थी, वो कहते थे, मुझे आप 100 युवा दीजिए, मैं पूरे देश को बदल दूंगा। स्वामी विवेकानंद का बहुत ज्यादा भरोसा था युवाओं पे, गांधी जी का बहुत ज्यादा भरोसा था युवाओं पे। अंग्रेजों से आजादी लेना एकमात्र हमारा गोल नहीं था, वो तो था ही था कि चलो हम अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, लेकिन भारत को फिर से विकसित बनाने के लिए सभी लोगों का विश्वास हमारे यंगस्टर्स पे था, यूथ पे था। और किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो तंजानिया है, चाहे वो कोई भी देश है, इररिस्पेक्टिव, हर एक देश का भरोसा अपने यूथ पे रहता है, बिकॉज यूथ इज द बिगेस्ट एसेट। यंगस्टर्स आर द बिगेस्ट एसेट, नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स बट ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी एंड ऑल्सो फॉर द नेशन। आप जवान एक ही बार होते हैं, एंड अगर आप सही तरीके से काम करें तो एक बार जवान होने में कोई हर्ज नहीं है। अक्सर हम कहते हैं, ओ हम बूढ़े हो गए हैं, अब 35-40 की उम्र हो गई है, हम जवान थे तो ये करते थे वो करते थे। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आप 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, दिल से, स्पिरिट से आप यूथफुल रह सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स की जो एज होती है, एक पर्टिकुलर एज होती है जब आप अपने माइंड को डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने हुनर को डेवलप करते हैं, वो एज जो होती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। तो इस बात पे, इस नोट पे हम अपना ये टॉपिक जो है डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले तो इनिशिएटिव्स फॉर न्यू इंडिया की बात करें। 21वीं सदी का भारत तेजी से बदल रहा है और इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो है इंडिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लगभग 30% भारत की जो आबादी है उनकी जो एज है 15 से 29 साल के बीच में आती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतने साइज का, दिस हैज द कैपेबिलिटी कि हमारे नेशन को कितना रैपिडली ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अपलिफ्ट कर सकता है और देयर बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सबके लिए ही काफी बढ़ सकते हैं।
हर एक देश के लिए मैंने आपको बताया जो यंगस्टर्स होते हैं, यूथ ऑफ द नेशन होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक अहम एसेट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट। सोशल और सामाजिक बदलाव के लिए ये यंगस्टर्स ही तो हैं जो कि बदलाव लेके आते हैं। और यंगस्टर्स एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं जब तेजी से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लेके आना है, या नई टेक्नोलॉजीज को हमने इंप्लीमेंट करना है, या इनोवेशन के जरिए हमने रिफॉर्म्स लेके आने हैं। जब यंगस्टर स्किल्स डेवलप करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, यदि उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और वी एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री मल्टीपल डायमेंशंस में प्रॉस्परस हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको ऊर्जा शक्ति का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए भारत सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स निकाल रही है जो कि टारगेटेड है टुवर्ड्स यंगस्टर्स। भारत सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट दो लक्ष्य हैं। एक तो है नेशन बिल्डिंग और दूसरा है नागरिकों की पर्सनालिटी बिल्डिंग। अगर 30 से 35% नागरिक हमारे देश में, 30% अगर आप 150 करोड़ का निकाल के देखें तो लगभग 50 करोड़, 45 से 50 करोड़ अगर युवा हैं, तो अगर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया। अब पर्सनालिटी डेवलप मतलब ये नहीं कि वो जो अरमानी के और इधर उधर के ब्रांड्स के वो सूट पहन के, टाई पहन के सड़कों में फिर रहे हैं। पर्सनालिटी आपके विचारों में आती है, आपके ख्यालों में आती है। एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम केवल ये नहीं चाहेंगे कि ये बच्चे केवल किताबी कीड़े बने रहे, केवल पढ़ लिख रहे हैं और स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है जहां पे फिजिकली, मेंटली, सोशली कैसे जो बच्चा है वो डेवलप हो सकता है। अब स्वच्छ भारत अभियान की ही बात करें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान में जोरों शोरों से नौजवानों ने हिस्सा लिया था। 2014 से इस इनिशिएटिव को कितने सारे यंगस्टर्स ने अप्रिशिएट किया, प्यार किया। आज देखिए अब सामाजिक कितना बदलाव आया है, साइकोलॉजिकल कितना चेंज आया है। आज आप चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, कोक का कैन हो, फेंकने से पहले 10 बारी सोचते हैं। ये कैंपेन ने आपको मजबूर कर दिया है सोचने पे कि क्या ये कूड़ा, क्या ये कचरा मैं यहां पे सड़क पे फेंकूं कि डस्टबिन में फेंकूं। आज एक छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को यह भी पता है कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है और लिक्विड वेस्ट क्या होता है। यह बदलाव जो आया है, यह बदलाव आने में सरकार की, मीडिया की, बॉलीवुड एक्टर्स की, क्रिकेटर पर्सनालिटीज का बहुत ज्यादा योगदान जरूर रहा है। लेकिन जो आम नागरिक हैं, ये जन आंदोलन, जो जन भागीदारी है, उसके बिना ये जो मुहिम थी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। कोई भी कैंपेन हो जी, कोई भी कैंपेन हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान हो, कुछ भी हो, कोई भी कैंपेन युवाओं के बिना अधूरा है। तो ये नागरिकों का मूवमेंट था, योगदान था, जिन्होंने जेन्युइन कंसर्न्स मोबिलाइज करे और अवेयरनेस स्प्रेड करी लोगों के अंदर कि आप अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में फेंके। सोचने की बात है जी, 1947 से लेकर 2014-15 तक क्या हमको इस बात की इतनी समझ नहीं आई थी कि हमको कचरा कूड़े पे, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कूड़े के डब्बे में फेंकना चाहिए, ना कि सड़कों पे। लोग पहले, अब ये जो डिफरेंस काफी हम देख रहे हैं, लोग पहले खुले में शौच कर रहे थे, अब ये डिफरेंस आ रहा है, लोग खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट्स बन रहे हैं। हर जगह आप डस्टबिन देखते हैं, चाहे आप मार्केट प्लेस में हैं, किसी मॉल के बाहर हैं, कहीं पे भी हो, आपको डस्टबिन जरूर मिलेगा। तो ये जो बदलाव आया है, ये विचारों में बदलाव आया है, बहुत जरूरी था बदलाव आना। आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट बनते हुए नेहरू युवा केंद्र संगठन अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, उन्होंने और भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है अंडर द स्वच्छ भारत 2.0 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा गया था लगभग 1.68 लाख विलेजेस में, बाय अंडरटेकिंग अराउंड अबाउट 2 लाख एक्टिविटीज ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड क्लीनलीनेस ड्राइव्स। अब हम ऐसे की अगर बात करें, जब हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपने कोट करने हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अगर आपको कोई ऐसे दिया जाता है यूथ के ऊपर, कोई ऐसे एम्फसाइज कर रहा है युवा शक्ति के ऊपर, तो कैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए आपके पास अपना कंटेंट भी बहुत होगा, वो भी आप डाल सकते हैं। यहां पे हम सरकारी योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को, सरकार के स्टैंड को, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं युवाओं के लिए, औरतों के लिए, दलितों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं जो कि हम अपने एस्से में कोट कर सकते हैं, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो भी इंप्रेस्ड होंगे आपकी इन बातों को पढ़ के कि आपको सरकार के स्टैंड का भी पता है, आप अवेयर हैं, ऐसे बस गप्पे नहीं मार रहे हैं, हम पूरे अवेयर होकर अपने आंसर को लिख रहे हैं। तो ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है।
यूथ वॉलंटियर्स की बात करें तो अभी 2022 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी ने पांच प्राण की बात करी थी, 5 रिजॉल्व की बात करी थी। इसके लिए यूथ वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। कौन से 5 प्राण हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं यहां पे। एक, जो हमारा गोल है विकसित भारत का बाय 2047। दूसरा, किसी भी किस्म का जो हमारे माइंडसेट में कॉलोनियल ट्रेसेस हैं उसको कंप्लीटली रिमूव करना। तीसरी बात, अपने इतिहास में, अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में गौरव होना, मान होना, प्राइड होना। देन एकता यानी कि यूनिटी। और लास्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इस बात को भूल जाते हैं। ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स तो हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या? ये पांचों बात कौन प्रमोट करेगा? ये पंच प्राण जो हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप सबका लेने का फर्ज बनता है। लेकिन इसको आगे किसने लेके जाना है? केवल भारत सरकार ने नहीं, यंगस्टर्स ने, युवाओं ने, जो कि इंश्योर करेंगे कि ये सारी की सारी जो बातें हैं हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड हैं। और अगर ये बातें इनग्रेन्ड होंगी तो जरूर हम एक ऐसा समाज देख पाएंगे जहां पे भाईचारा भी है, जहां पे इनजस्टिस बहुत कम है, जहां पे क्राइम बहुत कम है, और जहां पे लोग व्यस्त हैं भारत को बढ़िया बनाने में, भारत की इकोनॉमी को प्रॉस्परस बनाने में। खेलो इंडिया आपकी बात करें, देखिए स्पोर्टिंग टैलेंट है। देखिए अब एक उम्र होती है जहां पे आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं। आप एक 35 साल के आदमी को कहें कि आप क्रिकेट खेलना शुरू करो, वो शौकिया तौर पे क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर आप वही बात एक 10 साल के बच्चे को कहेंगे कि आप क्रिकेट खेलना शुरू करो, वो 10 साल के बच्चे का आगे जाके क्रिकेट में फ्यूचर भी बन सकता है। फ्यूचर बने ना बने, स्पोर्ट खेलना, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, अच्छी बात है। देखिए अब सारा टाइम बच्चे पढ़ते रहेंगे तो उससे उनकी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी, पूरी पर्सनालिटी निखर के सामने नहीं आएगी। आप खेलते हैं, खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो देखो कंस्ट्रक्टिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा, आज के टाइम पे बच्चे, चलो लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, घर बैठे रहते थे, नेटफ्लिक्स देखना, कंप्यूटर गेम्स खेलना, सारा टाइम स्क्रीन, सारा टाइम आप मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे बड़े बड़े चश्मे पड़ जाएंगे। चलो हमारे तो अब जाके चश्मे पड़े, लेकिन बचपन में हमारे चश्मे नहीं थे। तो अच्छी बात है कि अगर आप खेलें, आइडेंटिफाई करें कौन सा स्पोर्ट आपको अच्छा लगता है, आपका कंसंट्रेशन भी बेहतर होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर आपका कंसंट्रेशन बेहतर है, अगर आपको ब्रेक मिलता है दिन में घंटे का कोई गेम खेलने के लिए, कोई स्पोर्ट खेलने के लिए, उतना ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाएंगे। तो खेलने में कोई बुरी बात नहीं है। नाउ आइडेंटिफाइंग द स्पोर्टिंग टैलेंट एट अ यंग एज, ये बहुत एडवांटेजियस बात होती है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं दे आर बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट अगर वो एक मतलब यानी कि अगर वो 8, 9, 10 साल की उम्र से उस स्पोर्ट में ट्रेन होना चाहते हैं। 23 लाख स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18 ईयर्स, वो इस खेलो इंडिया ऐप को यूज कर रहे हैं। 80,000 से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं जिनको ट्रेन करा गया है कि कैसे वो बच्चों के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं कि आगे जाके वो बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन बन सके। और उसके लिए सबसे जरूरी है क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे मालूम है कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, खास करके सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल्स में तो काफी देखा जाता है बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन सरकार की कोशिशें हैं कि कैसे क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा सके। स्पोर्ट्स और फिटनेस की जो महत्वता है, जो भूमिका है हमारी जिंदगी में, बहुत ज्यादा कीमती है। प्लेइंग स्पोर्ट क्या फायदे होते हैं? अगर आप छोटी उम्र से स्पोर्ट खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट ही हर किसी को खेलना चाहिए, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, वट एवर द स्पोर्ट इज, आपकी लीडरशिप एबिलिटी बनती है, आपको टीम बिल्डिंग के बारे समझ आता है, आपके अंदर एम्पथी, सिंपथी, इस तरह की वैल्यूज जनरेट होती हैं, गोल सेटिंग की बात आती है, गोल को पूरा कैसे करना है, और ये सब बातें आपको पढ़ाई में भी मदद देती हैं कि थोड़े टाइम में कैसे मैं जल्दी रिवाइज कर सकूं, थोड़े टाइम में कैसे मैं शॉर्ट गोल्स बना सकूं। अब यही चीजें जब आप अपनी गेम में अपनाएंगे, गोल जब आप रखेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, उसी चीज को आप रेप्लिकेट अपनी पढ़ाइयों में भी कर सकते हैं। अगर बच्चे फिट हैं, हेल्दी हैं, अब फिट और हेल्दी मतलब ये नहीं होता कि जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं मॉडल्स को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, कि उनके 6 पैक एब्स हैं, 8 पैक एब्स हैं। मतलब फिट और हेल्दी इंडिविजुअल 6 पैक एब्स वाला नहीं होता, बट फिट और हेल्दी इंडिविजुअल जो कि मजे में है, अच्छी हेल्थ में है, खेल रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, फिट और हेल्दी इंडिविजुअल
दिस विल लीड टू एन इक्वली हेल्दी सोसाइटी एंड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि कैसे स्पोर्ट्स कल्चर को ग्रास रूट लेवल में ही इनग्रेन किया जा सकता है। ये लोगो है खेलो इंडिया की ऐप। नाउ युवा शक्ति को हार्नेस करना, देखिए आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे फेवर में आज है, आने वाले 25 सालों में और है, उसके बाद नहीं होने वाला। आज जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि वो पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 64, ये 80 करोड़ है, यानी कि लगभग 70% जो हमारी टोटल देश की आबादी है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। माइंड यू, अब ये वर्किंग एज पॉपुलेशन आने वाले 20-30 सालों में बूढ़ी पॉपुलेशन होगी, एजिंग पॉपुलेशन होगी, तो यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो कम होने वाली है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है। ये जो 2020 से लेकर 2050 के बीच में 30 साल का जो 25-30 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड जो सबसे बड़ा एसेट है। और अगर सही पॉलिसी हम लेके आए, अगर हम सही नीतियां लेके आए, सही योजनाएं बनाएं यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए, तो जो पोटेंशियल है हमको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने का, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने का, 15% से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने का, वो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है। और मल्टीपल सेक्टर्स में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एरा ऑफ टेकेड 2020 से लेकर 2030 के इस 10 साल के पीरियड को एरा ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के चलते काम तो नहीं रुका, टेक्नोलॉजी बिकेम द बिगेस्ट एनेबलर एंड टेक्नोलॉजी हैज आल्सो बिकम द बिगेस्ट डिसरप्टर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई बिकॉज वो टेक्नोलॉजी से अडाप्ट नहीं हो पा रहे थे, और वहां पे बहुत सारे लोगों के काम धंधे बिजनेस और प्रॉस्परस होने शुरू हुए बिकॉज उनके पास सही टेक्नोलॉजीज थी। क्या आपको पता है कि भारत तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और ये स्टार्टअप कल्चर भारत में पिछले कुछ 7-8 सालों में ही ज्यादा बढ़ा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, जहां पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम को इतना एम्फेसिस दिया गया है पिछले 6-7 सालों में, वहां पे कोशिश करी गई है कि कैसे भारत में यदि निवेश करना है, यदि व्यापार करना है, चाहे विदेशी कंपनी ने हो, चाहे किसी स्टार्टअप ने हो, किसी डोमेस्टिक कंपनी ने हो, कैसे वो इजिली कर सकता है। यानी कि एक ऐसे इकोसिस्टम बनाना जहां पे बिजनेस फैसिलिटेट हो सकता है। क्या आप जानते हैं जितने 4000 ग्लोबली फाइल्ड पेटेंट्स जो होते थे भारत में 2014 में, आज ये 4000 ग्लोबली फाइल्ड पेटेंट्स कितने हो चुके हैं? 15000। 2014 से लेकर 2022 तक की बात करें, क्या कभी किसी जमाने में हमारे भारत के द्वारा केवल 4000 पेटेंट्स फाइल किए जाते थे, आज ये पिछले 7 सालों में 8 सालों में 4 गुना हो चुके हैं। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स भी पास में है, पता होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक, भारत का रैंक 2015 में 81 नंबर में था, आज 2022-23 में हमारा रैंक 40वें नंबर पे आ चुका है। जॉब क्रिएटर्स, एक संतुलन बनाए रखना जॉब क्रिएटर्स और जॉब सीकर्स के बीच में बहुत जरूरी है। माने कि अगर बहुत ज्यादा जॉब क्रिएटर्स हैं लेकिन जॉब सीकर्स ही नहीं है तो भी संतुलन बिगड़ता है। यदि जॉब क्रिएटर्स कम हैं और जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हैं तो भी संतुलन बिगड़ता है। अब इस बात को हम समझें, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, हर कोई आईएएस नहीं बनने वाला है। 10 लाख बच्चे यूपीएससी का पेपर देते हैं लेकिन 10 लाख आईएएस आईपीएस तो साल में नहीं भर्ती होते हैं। तो वो क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना है। अपनी यंग एज को तो ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं सिर्फ तैयारी करने के चक्कर में। तो आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। बिजनेस छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, इवेंचुअली हर एक चीज बड़ी बन जाती है, लेकिन शुरुआत बहुत जरूरी है। अब आप ये देखें कि 1947 से लेके 2014 तक हमारी इकोनॉमी बनी $2 ट्रिलियन, लेकिन 2014 से लेके दोस्तों 2014 से लेके 2019 5 साल के पीरियड में हमारी इकोनॉमी बनी $3 ट्रिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन हमने अपनी इकोनॉमी में ऐड किया बिटवीन द पीरियड ऑफ 2014 टू 2019। अब ये 5-6 सालों में जो भारत की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड हुआ, ये किसका नतीजा था? ये किसकी मेहनत थी? ये सरकारों की तो योजनाएं थी, सरकारों की नीतियां तो थी, लेकिन ये युवा शक्ति ही तो थी, ये युवा ऊर्जा ही तो थी जिसने ये कर दिखाया। और आगे भी अगर हम विकसित भारत का सपना देखें या अगर हम कल को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का सपना देखें, वो किस पे निर्भर करता है? वो युवा पे ही निर्भर करता है। आने वाले 7-8 सालों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, और इसलिए हुनर को, स्किल को डेवलप करना, यंगस्टर्स को अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। यूथ को इंश्योर करना कि वो एम्प्लॉयबल हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। और सरकार की कोशिश है तमाम योजनाओं के जरिए, जैसे स्किल इंडिया मिशन है, मुद्रा योजना है, डिजिटल इंडिया की बात करें,
पीएम अपना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, इन सब स्कीम्स के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो युवा हैं वो कैसे और अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। अब भारत में एक और बड़ी समस्या है कि 90% से ज्यादा जो हमारे यहां पे जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत जरूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दो, लेकिन हमको ट्रांजिशन लेके आना पड़ेगा तेजी से फ्रॉम द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू इन वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ईपीएफओ का डेटा यह बताता है दैट 3 करोड़ लोग फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐड हुए हैं। 3 करोड़ फॉर्मल जॉब्स आई हैं पिछले 5 सालों में। एक्सेस टू होलिस्टिक एजुकेशन, देखिए हमने दुनिया को जीरो दिया। हमारे प्राचीन काल को अगर हम देखें, अगर हम अपने पुरानी हिस्ट्री को, पुराने इतिहास को उठा के देखें, हमारे पास मैथमेटिशियंस भी थे, फिजिशियंस भी थे, हमने साइंस में बहुत डिस्कवरी करी थी, साइंस में बहुत आविष्कार करे थे, तो हम एक ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज माने जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, हम एक ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज माने जाते थे फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। लेकिन बीच में हम कहां रह गए? ऐसा क्यों है कि आज भी भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन की एक्सेस नहीं है? तो एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है यहां पे समझना कि सोसाइटी को स्ट्रांग बनने के लिए, विकसित भारत बनने के लिए, सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए, देश को, इकोनॉमी को प्रॉस्परस बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा और हर एक माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे। इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, कोई शक नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में डिजाइन करी गई थी, जो कि 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी मानी जाती है, जो कि 21वीं सदी के जमाने को, एजुकेशन के सिस्टम को तेजी से बदलने का वादा करती है। इट फोकसेस ऑन द न्यू एज स्किल्स, और ये बच्चों के लिए यहां पे स्पेस प्रोवाइड करती है कि कैसे वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मजेदार तरीके से पढ़ सके, समझ सके, और साथ के साथ छोटी ही उम्र से, 3-4 साल की उम्र से लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स के ऊपर भी एम्फसाइज किया जाएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है एनईपी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम है, बिकॉज जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों की वो इसी उम्र में बनती है, 3-4-5 साल की उम्र में बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है इस एजुकेशन पॉलिसी की कि यहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कि अब वो जमाना नहीं है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ना है। आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री के साथ चाहे तो सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप बायोलॉजी के साथ चाहे तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं। अब वो नहीं है कि नॉन मेडिकल में वही 3 सब्जेक्ट हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की यहां पे बात हो रही है। आप अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि है, और टीचर्स का फर्ज यह है कि कैसे वो टीचिंग को एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग की जहां पे हम बात करें, देखिए महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, और ये बात इंश्योर करना लोगों के लिए कि महंगाई ज्यादा ना बढ़े आज के टाइम पे, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, रशिया यूक्रेन वॉर, विकसित देशों में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका में महंगाई डबल डिजिट में है, तो इसका प्रभाव तो पूरी दुनिया पे ही पड़ रहा है। लेकिन सरकारों की कोशिश है कि कैसे जो ईज ऑफ लिविंग है, लोगों के लिए रहने के लिए, लोगों के पास बिजली हो, पानी हो, घर हो, तो सरकार की कोशिश है कि कैसे लोगों को इन क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है, खास करके जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। अब देखिए, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, कुकिंग गैस, एलपीजी सिलेंडर्स औरतों को, माताओं को दिया गया है। पहले वो चूल्हे पे रोटियां पकाती थी जिसके चलते प्रदूषण बहुत होता था, आज वो भी कुकिंग गैस, एलपीजी सिलेंडर पे ही अपना खाना पका रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है। हम अगर सौभाग्य स्कीम की बात करें, घर घर बिजली की बात करें, 2400 घंटे 365 दिन बिजली आ सके, इस बात का प्रोविजन 99% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स को दिया गया है। जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन के चलते कितने करोड़ों घरों को जोड़ा गया है कि उनके घर में 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आ सके। तो ये सब कोशिशें भारत सरकार की आगे भी जारी रहेंगी। आई नो, अब हम क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं कि सर मेरे घर पे तो लाइट नहीं आती है, 5 घंटे का बिजली का कट होता है, पानी नहीं आता है, गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक ऐसे पेसिमिस्टिक विजन के साथ तो हम विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। हम सबको जुड़ना होगा, हम सबको एक होना होगा, और हम सबको विश्वास रखना होगा एक दूसरे के ऊपर और सरकारों के ऊपर। सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल सरकारों के ऊपर हम चीजें नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि सरकारें भी हम पे निर्भर करती हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों का योगदान एक तरफ है, लेकिन आप सबका योगदान भी बहुत अहम है। चाहे आप यूपीएससी क्रैक करें या ना करें, लेकिन आपका योगदान इस देश को महान बनाने में, विकसित बनाने में बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। फिट इंडिया की बात करें, फिट इंडिया टुवर्ड्स अ हेल्दी फ्यूचर जो लॉन्च किया गया था फिट इंडिया प्रोग्राम को, ये 29 अगस्त 2019 को किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। गोल क्या था? गोल ये था कि फिटनेस को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ बनाया जा सके, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारी जो अप्रोच रही है टुवर्ड स्पोर्ट्स। रेगुलर एक्सरसाइज और पार्टिसिपेशन करने से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। हमारे लाइफस्टाइल आज के टाइम पे काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब्स हैं, लोग बाहर सैर करने नहीं जाते हैं, बाहर धूप सेकने नहीं जाते हैं, बहुत गर्मी है हम नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है? डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों की विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, सारा टाइम कमरे में बैठे रहना, एसी में बैठे रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना अच्छी बात तो नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी रोज, यदि आप दिन में घंटा, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कितने बड़े से बड़े अफसर हो, दिन में घंटा नहीं निकाल सकते सैर करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, कुछ भी, चाहे योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी से आप प्रमोट करते हैं अच्छी मानसिक हेल्थ को, गुड मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत बेहतर होती है। और यदि ये सब चीजें एक छोटी उम्र पे ना सिखाई जाएं, तो फिर क्या फायदा आगे जाके। अब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम अपनी युवा शक्ति को, देखिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंग्जाइटी है, उसका इलाज भी है, उसके लिए थेरेपीज भी हैं, पर क्या हम ये चाहेंगे कि हमारी जो युवा शक्ति है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के टुवर्ड्स जाए, जबकि हम उस चीज को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? बाय इंश्योरिंग कि जो हमारे युवा हैं वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हैं। और स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के कई फायदे हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया, रिस्पेक्ट करना नियमों को, कानूनों को। स्पोर्ट्स में हर आप क्रिकेट खेलते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से तो रूल्स नहीं लेके आ सकते हैं, आउट है तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं उसके कानून होते हैं, नियम होते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ आप उसको खेलते हैं, ठीक है। ऐसी जो वैल्यूज हैं, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, लीडरशिप एबिलिटी, टॉलरेंस, ये सब आप स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से ही तो सीखते हैं। गोल्स क्या है फिट इंडिया के? टू प्रमोट फिटनेस इन अ इजी, फन एंड फ्री वे, अवेयरनेस स्प्रेड करना फिटनेस और वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज के बारे, इंकरेज करना इंडिजिनस स्पोर्ट्स को। अब आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कबड्डी के टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, गटका के टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। अब ये हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। अब इन स्पोर्ट्स के ऊपर एम्फसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू मेक फिटनेस रीच एवरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, विलेज, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे जो हमारे देश के नागरिक हैं वो और इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस मोबिलाइज कर सकते हैं कि क्या फायदे हैं फिटनेस के, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के, और क्या उनका सफर रहा है, कैसे उन्होंने अपने आप में ट्रांजिशन लेके आए हैं अपनी पर्सनल फिटनेस स्टोरीज के जरिए भी। ये बात वो यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं। F4S ये फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम है, ये फीफा और यूनेस्को का प्रोग्राम है, फुटबॉल फॉर स्कूल, जो कि एम करता है बच्चे अराउंड द वर्ल्ड जो है उनकी एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एम्पावरमेंट में उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि बच्चे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो मजे से फुटबॉल भी खेल सके अपनी पढ़ाई के साथ। अब ये जो F4S प्रोग्राम है ये गारंटी करता है कि फुटबॉल हर एक बच्चे के पास अवेलेबल है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। तो MOU साइन किया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और फीफा के बीच में, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम, फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम। यूथ एंड हेल्थ की बात करें, देखिए दोस्तों, अब देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चे आज के टाइम पे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अल्कोहल अब्यूज करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, ड्रग्स अब्यूज करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, इससे आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। बहुत ही शर्म की बात है कि भारत का रैंक 8वें नंबर पे आता है विद द लोएस्ट फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश ने कितने सारे स्पोर्ट्समैन दिए हैं। क्या हो रहा है हमारे नौजवानों को? हमारे नौजवान स्पोर्ट्स खेलने के बजाय, अच्छा खाना खाने के बजाय जंक फूड खा रहे हैं, गलत चीजों में जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। छोटी उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। हमको तो डायबिटीज के स्पेलिंग तक नहीं पता होते थे जब हम 12-13 साल के थे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई होना, ये क्यों हो रहा है जी? 1 in every 10 adult is having diabetes। ये सबसे बड़ा पैंडेमिक तो ये होने वाला है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज। 1 in every 5 adults in India have hypertension।
क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी से आपको आउटलेट मिलता है इन सब चीजों को, इस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए। अल्कोहल का सेवन करना, ड्रग्स का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, आपको वो हिट आपको अच्छा लगेगा बढ़ा के, ओ वाओ इट्स सो कूल, बट वो 5 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आपको लगेगा। उसके बाद क्या? आप आदी तो नहीं हो सकते हैं अपने आप को कूल बनाने के लिए या कूल रहने के लिए इन चीजों के ऊपर, नहीं, गलत बात है। तो कंक्लूजन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझको 100 एनर्जेटिक यंगस्टर्स दीजिए, मुझे 100 बच्चे दीजिए, 100 नौजवान दीजिए, देखिए मैं पूरे भारत को बदल दूंगा। ये उस वक्त की बात है जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, उस वक्त की बात है जब भारत में बहुत अंधेरा था, औरतों के प्रति इज्जत नहीं थी, और उस वक्त की बात है जब हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बहुत ज्यादा था। तो भारत को आजाद करने से पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने सोचा कि पहले भारत में समाज में बदलाव लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये युवा ही हैं जो कि आने वाले समय में भारत की मदद करेंगे कि भारत विकसित भारत बन सके। दोस्तों, आप सब भी सारे युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप भी इस बात की शपथ लीजिए, आप भी इस बात को प्रॉमिस कीजिए कि आप भी दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर से 45 मिनट्स कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम मार्च योजना मैगजीन का जो एडिशन है उसका डिस्कशन एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, पेज टू पेज हर एक टॉपिक योजना का हम नहीं पढ़ेंगे, समझदारी के साथ सिलेक्टिवली हम रीड करेंगे और एनालाइज करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स को जो कि योजना की मैगजीन में दिए गए हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरे को मार्च एडिशन की योजना मैगजीन में से लगे। मार्च एडिशन का जो था इशू, यहाँ पे बजट स्पेशल था। बजट स्पेशल को लेके अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बजट को डिटेल्ड तरीके से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे एनालाइज भी किया है। अब पूरे बजट को हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम योजना मैगजीन को पढ़ रहे हैं पूरे बजट को नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स बजट से रिलेटेड जो रही हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, एनवायरमेंट हो, चाहे वो जॉब क्रिएशन की बात हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैसे वो रेलेवेंट बनती है हमारे लिए, ताकि अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं ऐसी कोई थीम के ऊपर, तो कैसे वो हमको यहां पे इसी जो कंटेंट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे वो कंटेंट हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ कोई थीम होती है, वुमेन एम्पावरमेंट थीम होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, ठीक है, न्यू इंडिया की बात आती है, नई तरीके की जॉब्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी डिसरप्टर है कि टेक्नोलॉजी इनेबलर है। अब ऐसी सारी बातें जब हम डिस्कस करते हैं तो जो भी स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा प्रमोट करी जा रही हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती हैं इन थीम्स के आधार पे। चलिए पहले तो हम बात करें लेइंग द फाउंडेशन। अब देखिए हम विकसित भारत का टारगेट टुवर्ड्स 2047 देख रहे हैं, और उसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, अगर हम अमृतकाल बजट की बात करें, सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज दी गई हैं हमारे बजट में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, अभी भी देखा जाता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी स्कीम्स डिजाइन करी जाती हैं, बनाई जाती हैं बेनिफिशियरीज के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, लेकिन फिर भी इन स्कीम्स का वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी है पिछले कुछ 4-5 सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसके पास इंटेंडेड बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या हम सही तरीके से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हम कर पा रहे हैं जहां पे बेनिफिशियरी सही तरीके से आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं? तो यहां पे ये सवाल आता है। यूथ पावर, युवा शक्ति की बात आती है। जमाना बदल रहा है, पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि नई तरीके की जॉब्स आ रही हैं, काम करने का तरीका बदल चुका है, तो आजकल के नौजवानों को भी काम करने के नए तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात आती है। ग्रीन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स 2030। हमने जो टारगेट्स मीट करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, हम आने वाले समय में नहीं चाहेंगे कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, राइट। पंच अमृत टारगेट्स की बात करें टुवर्ड्स 2030, या हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, या बात हो हमारे नेट जीरो टारगेट की, तो ग्रीन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ तो करनी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लेके आना है, लेकिन वातावरण के ऊपर सबसे कम से कम नुकसान हो। अनलीशिंग द पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब हमारे माइंड में आता है तो क्या आता है कि सबका विकास होना, सबके लिए डेवलपमेंट होना। तो पहले तो हेल्थ की बात आती है। सब अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तंदुरुस्त होंगे, तभी हमारा देश महान बन पाएगा, तभी हम विकसित भारत के टुवर्ड्स चल पाएंगे। पैंडेमिक सर्व्ड एज अ बिग knock on our doors that our healthcare sector
कैन बी रिफॉर्म्ड। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया पैंडेमिक के दौरान पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि और बेहतर हो सकती हैं। बार बार हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं कि अभी भी यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनको अनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि खून अच्छे तरीके से नहीं बनता है, खून की कमी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है औरतों में, बच्चों में। तो मिशन है टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय 2047। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप विकसित भारत बन रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके यहाँ पे औरतें, बच्चे, उनमें खून की कमी है। अब नए नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे, नए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, जहां पे अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हम हैं ही हैं, लेकिन ऐसे नए प्रोग्राम्स बनाना जहां पे रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट कर सके फार्मास्यूटिकल्स में, ये भी बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की बात करें ना, अमंग्स द मेनी थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट बातें यहां पे हम लिख रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है। फार्म इनकम्स डबल करने का वादा सरकार ने 2022 तक कहा था। चलो वो टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फार्मर्स इनकम कैसे डबल हो सकती है जब हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम की बात आती है, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम है जिसको लॉन्च करने की बात करी गई है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात करी गई है, जो कि रूरल एंटरप्राइजेस को, किसानों को, आप यहाँ पे देखिए जो छोटे मोटे किसान होते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कैसे उनको पैसे मिल सकते हैं इस फंड के जरिए अगर वो अपना कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हैं ऋषि क्षेत्र में। और एग्रीकल्चर क्रेडिट वर्थ 20 लाख करोड़ की यहाँ पे बात करी गई है टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे डेयरी है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, बिकॉज ये सब सेक्टर्स में पोटेंशियल बहुत है एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने में। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हमने बनाई ही है ना 2020 में। नए इंडिया के लिए, 21वीं सदी के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इनफैक्ट ये एजुकेशन पॉलिसी कितने सालों के बाद बनी है, 1988 के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो अब उसको, एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको ऐसा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा जहां पे जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो मजेदार हो सके। टीचर्स को अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, टीचर्स को टेक्नोलॉजी भी इनग्रेन करनी पड़ेगी अपने टीचिंग प्रोग्राम्स में। अब एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करी गई है, जो कि बच्चों के फायदे के लिए होगा, बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है, जो भी लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों को लॉकडाउन में, बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स या इंटरनेट नहीं अवेलेबल था और बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन टीचिंग से, ऑनलाइन लर्निंग से। अब आप एसएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए शायद थोड़ा इजी है, कन्वीनियंट है वीडियोस देखना, लेकिन जब बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है तो उसको टीचर सामने चाहिए, एक लर्निंग का एक माहौल चाहिए। तो लॉकडाउन के टाइम पे जो भी लर्निंग लॉस हुआ, तो क्लास 4 में अगर बच्चा 2020 में था तो बाय द टाइम जब स्कूल्स खुले तो वो बच्चा क्लास 7 में आ चुका था। तो यानी कि वो 2-3 साल का जो पीरियड है जिसका लॉस हुआ है, तो कैसे उस लॉस को पूरा किया जा सकता है, तो उसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जा रही हैं। इंप्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम via the innovative pedagogy and re-envisioned curriculum through the district institutes of education and training। राज्य सरकारों को इंकरेज किया जाएगा कि पंचायत लेवल्स पे, ग्रामीण लेवल्स में कैसे फिजिकल लाइब्रेरीज को और डेवलप किया जा सकता है और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है बच्चों के लिए, और इवन दिव्यांगन बच्चों के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। देन यहां पे बात आती है रीचिंग द लास्ट माइल। देखिए अभी भी मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे आदिवासी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिन लोगों तक सरकार के बेनिफिट्स और सरकार की उपलब्धियां नहीं पहुंच पा रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पीवीटीजीज की बात करें, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब यानी कि जो बेसिक कम्युनिटीज है, हाउसिंग है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, इंप्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन है, तो यहां पे प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन केवल यहां पे पीवीटीजीज के लिए बनाया गया है ताकि ये सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी ये लोग भी हासिल कर सकें। देन वेरी इंपॉर्टेंटली माइक्रो इरिगेशन की बात आती है। मैं बार बार इजराइल का एग्जांपल कोट करता हूं। लुक एट इजराइल वाज अ डेजर्ट, और आज इजराइल ने कितना रिमार्केबली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करा है बाय अप्लाइंग दीज ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज हैं, दे हैव अ लार्ज पोटेंशियल, स्पेशली अगर हम ड्रॉट प्रोन एरियाज की बात करें। कर्नाटका में कितने ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, आंध्रा की बात करें, हम बुंदेलखंड रीजन की बात करें, तो इस तरह के अब टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो केंद्र सरकार यहां पे पूरी असिस्टेंस करने को तैयार है ताकि माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा सके। अब देखिए
अब पूरे साल में गारंटी नहीं होती कि बारिश कितनी होगी। हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि किसी पार्ट ऑफ द इंडिया में बारिश कम हो रही हो। तो इस करके हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी इरिगेशन पे ही डिपेंडेंट है। अबंडेंट रेनफॉल नहीं होती है, तो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए भी ये प्रायोरिटी भारत सरकार की रहेगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जहां पे बात आती है, देखिए अब यहां पे आता है खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या खर्चा होता है? वो खर्चा जो कि एसेट क्रिएशन के लिए किया जाता है, यानी कि इसका हमको फायदा ही होगा आगे आने वाले टाइम में। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। यदि आज अगर भारत सरकार 1 रुपया खर्च करती है किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्रिएशन में, चाहे वो हाईवेज हैं, रोड्स हैं, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में देखने को मिलता है। बिकॉज जो चीज आपकी एसेट है, चलो उसका फाइनेंशियल वैल्यू तो साथ में जुड़ा ही है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर हम यहाँ पे हाईवेज बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन कितना ज्यादा होगा, है ना? लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लोगों के पास जॉब्स होंगे तो उनके पास पैसे होंगे, सैलरीज आएंगी, वो चीजें मार्केट से खरीदने जा सकेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को एस्टैब्लिश करा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। छोटे छोटे शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे तक सीमित नहीं रह सकता। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा गया है, जहां पे कोशिश की जाएगी कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, एलोकेशन यहां पे 2.5 लाख करोड़ की दी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोग्राम है यहां पे 2.5 लाख करोड़ का यहां पे कैपिटल आउटले दिया गया है रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अब यहां पे अनलीशिंग दी पोटेंशियल की बात करें, सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है यदि आपने भारत में कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है अच्छी नीयत के साथ? सबसे बड़ी रुकावट आती है कि इतने सारे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून, इतने सारे कानून हमारी अड़चन बन जाते हैं। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है, तो इतने सारे कानूनों के बीच में हम कैसे कोई व्यापार कर सकते हैं? हर कोई आईएएस आईपीएस तो नहीं बनेगा, हर कोई बैंक में मैनेजर नहीं बनेगा। डजंट मीन कि आप अपना खुद का कोई काम नहीं शुरू कर सकते हैं। आपने अपना कोई काम धंधा शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, इतने सारे कानून आपके बीच में अड़चन में आ जाते हैं। तो यहां पे जन विश्वास बिल को इंट्रोड्यूस करा गया था, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसे एक्ट्स में तब्दीली लेके आई जाएगी और ऐसे ड्रकोनियन कानूनों को, पुराने कानूनों को रिप्लेस किया जाएगा, बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एनहांस हो सके। यानी कि एक फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर बनाना जहां पे आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है वो और ज्यादा एनहांस हो सके। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम अपने, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हम शायद, हो सकता है अब आज के टाइम पे चैट जीपीटी, बार्ड आ चुका है, अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल आईटी जॉब्स, एजुकेशन की जॉब्स, हो सकता है हमारी जॉब्स भी खतरे में हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो तेजी से जैसे माहौल बदल रहा है, इकोसिस्टम बदल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजीज हमको अडॉप्ट करनी बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाना एजुकेशन सेंटर्स में, वहां से तो शुरुआत होगी ना, तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। देन यहां पे बात आती है विवाद से विश्वास। देखिए अब पैंडेमिक के दौरान बहुत भारी लॉस हम सब ने देखा, और जो छोटे छोटे एमएसएमईज की हम बात करें, एमएसएमईज आप जानते ही हैं कि 40 से 45% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसके द्वारा की जाते हैं? एमएसएमईज के द्वारा की जाते हैं। इनफैक्ट एमएसएमईज का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में भी रहता है। लगभग 50% कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में आता है वो हमारे एमएसएमई सेक्टर से आता है। और लॉकडाउन के कारण बहुत ठेस पहुंची थी एमएसएमई सेक्टर को, और एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने भी काफी योजनाएं यहाँ पे अडॉप्ट करी थी। तो विवाद से विश्वास जो वन था, यानी कि वो एक तरह से मैकेनिज्म था, एक योजना थी जो कि विच वाज टारगेटेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द एमएसएमई सेक्टर। अब पैंडेमिक तो चलो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरे लॉसेस रिकवर नहीं हो पाए हैं एमएसएमई सेक्टर के। अभी भी काफी डिस्प्यूट्स हैं, अभी भी काफी मुद्दे हैं। तो विवाद से विश्वास 2 जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम है विद द स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स टू सेटल द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड है कोर्ट के लिए यानी कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा मीडिएशन। देखिए अब झगड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर की बात हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात हो, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हैं बिजनेस में, है ना? लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो सकते हैं, हर चीज में अब कोर्ट का भी बीच में इन्वॉल्व होना, इंटरवीन होना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो विवाद से विश्वास 2 जो है ये मैकेनिज्म है
कि कैसे आपको यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है एमएसएमईज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े रहे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चैलेंजेस रहे थे, वो कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के। ग्रीन ग्रोथ की यहां पे बात आती है। ग्रीन ग्रोथ में अगेन अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, ऐसे में जितना हम स्कीम्स को, योजनाओं को लिख सकें, अगर तो देखिए बिल्कुल थीमेटिक बेस्ड ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर कुछ आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये स्कीम्स को कोट कर सकते हैं। फिलोसफिकल एसेस पे भी हम आएंगे, फिलोसफिकल एसेस को कैसे अप्रोच करना है। फिलोसफिकल एसेस में भी अब आप जो डायमेंशंस हैं, जो मल्टीपल डायमेंशंस यूज करेंगे, अब फिलोसफिकल एसेस में भी अगर आप इंडिया ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखेंगे, सोसाइटी ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, तो वहां पे भी एक तरीका है कि कैसे आप इन स्कीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम आएंगे उसके ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे हम लेके आएंगे लेक्चर्स कि फिलोसफिकल एसे को कैसे अप्रोच करना है। बट बहरहाल ये जो स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर्स में देखिए, आप ऐसे कुछ भी गप्पे लिख के आ रहे हैं, कुछ भी वहां पे कंटेंट लिख के आ रहे हैं, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, मे बी आपको 80 या 90 नंबर मिल जाए, लेकिन जो बच्चा 150 लेके आएगा, जो बच्चा 140 लेके आएगा, उसके आंसर में, उसके ऐसे में कुछ तो डिफरेंट होगा ना। क्या डिफरेंट होगा? उसने भी वो 4 किताबें पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन कैसे आप टू दी पॉइंट प्रिसाइसली गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट डेटा को यूज कर रहे हैं, स्मार्टली आप एडिटोरियल्स को यूज कर रहे हैं, वो चीज देखने वाली होगी। नहीं तो ऐसे अगर आप उस अप्रोच से लिख के आएंगे ग्रीन ग्रोथ के बारे, जिस अप्रोच से आप 10th में 11th में ऐसे लिखते थे कि जी मैं एक बाल्टी से नहाऊंगा, मैं पानी बचाऊंगा, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ तो यहां पे स्टेट्स और यूटीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूजेज को इंकरेज कर सकते हैं अंडर द पीएम प्रणाम प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अब इसके चलते यहां पे अगर हम बात करें 500 वेस्ट टू वेल्थ फैसिलिटीज, जो वेस्ट है, वेस्ट को कैसे हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ फैसिलिटीज की बात करें अंडर द गैल्वनाइजिंग ऑफ बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसको हम गोवर्धन स्कीम कहते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया है टू क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मींस जहां पे हम चीजों को इफेक्टिवली रिसाइकल कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जॉब क्रिएशन का भी, है ना। सिग्निफिकेंटली यहां पे कंट्रीब्यूशन हम अपनी जीडीपी में भी देखेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जहां पे हम अपने देश के वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करते हैं, तो उसके लिए अमृत धरोहर स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि हम अपने देश के वेटलैंड्स को कैसे ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं। देन 10,000 से ज्यादा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि नेचुरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए अमंग फार्मर्स। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आज ये डिक्लेयर कर दें जैसे श्रीलंका ने किया था कि कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, बिल्कुल नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं प्रैक्टिस की जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश की जाएगी कि कैसे हम बेटर ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली ये सब प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना वातावरण के तो अच्छा है ही है, और हमारी सॉइल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है टू ग्रीन हाउस गैस, दैट इज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, द वे वी आर अडॉप्टिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वी नीड टू चेंज दोस प्रैक्टिसेस, वी नीड टू रिप्लेस दोस प्रैक्टिसेस विद मोर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। यूथ पावर, युवा शक्ति की बात होती है। पिछले योजना के एडिशन में हमने युवा शक्ति की बात काफी डिटेल में करी थी। नाउ अब देखिए स्किल डेवलपमेंट है ना, यूथ, युवा शक्ति को कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं यदि जो युवा है उसमें स्किल है, उसमें हुनर है। अब पिछले कुछ 8-10 सालों में स्किल सेट तेजी से बदला है। अगर आपके पास स्किल सेट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए था आज से 8 या 10 साल पहले, और अगर आप उसमें अपग्रेडेशन नहीं कर पाए हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अब अगर टीचिंग की ही हम बात करें तो किसी जमाने में टीचिंग कंप्लीटली ऑफलाइन होती थी, ब्लैक बोर्ड पे होती थी, लेकिन आज टीचर्स हमको पीपीटीज बनानी पड़ती हैं, एक्सेल शीट्स बनानी पड़ती हैं, लेक्चर्स डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड कैसे होते हैं सबको समझना पड़ता है। मैं एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर का बता रहा हूं, अगर नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास भी जॉब्स नहीं रहेंगी। तो अब हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अहम भूमिका आ चुकी है। तो इस करके बच्चों को और युवाओं को भी अपने स्किल्स को हार्नेस करना विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अब यहां पे एजुकेशनल कोर्सेज कवर किए जाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D टेक्नोलॉजीज, प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इस पे बहुत एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये जो स्किल्स हैं, दीज आर द स्किल्स विच आर मच रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री।
तो अभी भी हम कहते हैं कि हमारे एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाया है, कि यूनिवर्सिटीज बच्चे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्किल सेंटर्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, आईटीआई सेंटर्स को ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कि जॉब रेडी हैं, इंडस्ट्री रेडी हैं, केवल इंग्लिश लैंग्वेज बोल के, दो बातें करके, टाई पहन के नहीं, लेकिन आपके अंदर वो टेक्निकल स्किल्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली 50 ऐसी जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कन्वर्ट किया जाएगा। लेट अस नॉट फॉरगेट कि टूरिज्म बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है भारत में। टूरिज्म के कारण हमको बहुत ज्यादा बूस्ट हमारी इकोनॉमी को मिल सकता है, बहुत सारा रोजगार जनरेट हो सकता है यदि हम टूरिज्म के ऊपर एम्फसाइज करें। फाइनेंशियल सेक्टर, सो अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आते रहते हैं। सो नाउ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, उसको रिवैम्प करने की बात करी गई है। कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 2 लाख करोड़ दिए जाएंगे, बिकॉज बहुत भारी नुकसान हुआ है एमएसएमईज को इन द पैंडेमिक पीरियड। देन यहां पे एक क्रिएशन की जाएगी ऑफ अ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जो कि एक डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करेगा फॉर द फाइनेंशियल डेटा टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जनधन योजना के चलते हमने काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स किए हैं। हमारे यहाँ पे लगभग बहुत सारी, ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन हमारी फाइनेंशियली इंक्लूजन के चलते उन सबके बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। देन महिला सम्मान बचत पत्र की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वुमेन। इसमें क्या है, डिपॉजिट फैसिलिटी है ऑफ अप टू ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिसके चलते आपको जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% का है। ठीक है, तो बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मिल रहा है। अब देखिए, आमतौर पे अगर आप आज 5 साल की एफडी भी कराते हैं तो आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आप बैंक में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें भी आपको महज 3 या 4% मिलता है रिटर्न। तो अगेन महिला सम्मान बचत पत्र एक हैबिट है कि कैसे औरतों के अंदर, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बातें अधूरी हैं जब तक महिलाओं के पास पैसे नहीं हैं। तो उनको एम्पावर करने के लिए ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम्स बनानी बहुत जरूरी है जहां से वो और फाइनेंशियली एम्पावर्ड फील कर सकें। अब हमारे यहाँ पे आपको पता है, माता जी की आदत होती है, हमारे यहाँ पे लेडीज की, बुजुर्गों की आदत होती है पैसे बचाने के लिए, है ना। रूरल इंडिया में देखते हैं वो भी पैसे बचाते हैं, लेकिन पैसे बचा के अलमारी में नहीं रखने हैं, है ना, किसी तिजोरी में नहीं रखने हैं, बैंक में जमा कराने हैं। और कैसे बैंक में उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, तो ये स्कीम बनाई गई है। 7.5% आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे मिलेंगे, है ना, रिटर्न मिलेगा आपको। देन कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म की बात आती है। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि जो फिस्कल रिलेशंस हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार के 2 इंपॉर्टेंट पहिए हैं और दोनों को ही इंपॉर्टेंटली तालमेल करना है, काम करना है। और दोनों के पास, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो डे टू डे फंक्शंस को अपने डिस्चार्ज कर सके। भारत में यूनियन एंड स्टेट्स टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल रिसोर्सेज। हमारे संविधान के जो मेकर्स थे उन्होंने अच्छी तरह से एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था। आर्टिकल 280 पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में, वैसे भी प्रीलिम्स पास में है। ये फाइनेंस कमीशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, आपको ये सब बातें पता हो। अंडर आर्टिकल 280 हमारा फाइनेंस कमीशन आता है जिसका टेन्योर 5 साल का होता है ना, 5 साल का टेन्योर होता है। तो इसके चलते फिस्कल फेडरलिज्म का जो ख्याल है वो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने अच्छी तरह से इस बात का ख्याल रखा था। अब जीएसटी के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि हमारे पास पावर्स नहीं रही हैं टैक्सेस को लिवाई करने के लिए। बहुत सारी हमारे पास पहले पावर्स होती थी, वो जा चुकी हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स का बार बार रोना होता है कि अरे अब जीएसटी कलेक्शन इतने लाखों करोड़ों में हो रही है लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे हैं। तो एक मैकेनिज्म कवर करना, अब जीएसटी को माना जाता है एज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। सो अब इन चैलेंजेस को यहाँ पे अब डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर जीएसटी मैकेनिज्म में कोई सुधार लेके आने चाहिए या अगर जो भी उसमें कोई कमी पेशी है तो उसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बैठ के यहाँ पे बातचीत करके मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब आर्टिकल 246 ए और जो 7वां शेड्यूल है संविधान का, वो टैक्सेशन पावर्स को डिमार्केट करता है बिटवीन द केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिस्कल पावर है वहां पे जो थोड़ा बायस रहता है, दैट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स दे हैव मोर एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग कोर बेसिक पब्लिक सर्विसेज। तो कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म को अचीव करने के लिए केंद्र सरकार को फोकस करना पड़ेगा इनहैंस फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब जो एनुअल ट्रांसफर है फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट्स, दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 4.7% ऑफ द जीडीपी इन 2013-14 टू क्लोज टू 7% ऑफ जीडीपी इन
2021-22। अब जो एनुअल टोटल ट्रांसफर हैं दे हैव आल्सो इंक्रीज फ्रॉम अराउंड अबाउट 5 लाख करोड़ in 2013 and 2014 to around about 16 lakh crore in 2021-22. Now obviously a lot of credit goes to the 14th and 15th finance commission because 14th और 15th finance commission की recommendations के द्वारा ज़्यादा funds केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को devolve करे गए हैं। 14th finance commission ने recommend किया था enhanced share of states in the central divisible pool of taxes and duties from 32% to 42%, यानी कि 100 रुपए में से 40 रुपए 42 रुपीज जो है वो केंद्र सरकार को कहा गया कि 100 रुपए में से 42 रुपीज आपने राज्य सरकारों को देना है और 58 रुपीज आपके पास रहेंगे। ऑफ कोर्स केंद्र सरकार के पास भी खर्चे बहुत होते हैं करने के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो उसका रिपोर्ट पीरियड है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 का है। ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड भी रहने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली पहले तो पैंडेमिक रिकवरी की बात आती है, देन यूक्रेन वॉर की बात आती है, एंड दिस इज ऑल्सो द पीरियड जहां पे हम मैसिव रिसेशन और ले ऑफ्स देख रहे हैं। और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी अपना स्टैंड मेंटेन करा है फॉर द हायर डेवोल्यूशन प्रोपोर्शन। After adjusting 1% to provide for the newly formed UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the center, Commission has recommended devolution of 41% of central taxes to the rest of the states. क्योंकि अभी JNK को स्टेटहुड तो नहीं मिला है, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो यूटी बन चुका है, पहले वो चलो स्टेट था, लेकिन बाकी राज्यों को लीविंग अपार्ट JNK एंड लद्दाख, बाकी राज्यों को 41% ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस टू स्टेट्स मिलना चाहिए। तो pretty much on the same lines as the recommendation of the 14th Finance Commission. Inclusive and empowered भारत, देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय से भारत गुजरा है। भारत क्या पूरी दुनिया गुजरी है, लेकिन फिर भी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम पब्लिकेशंस ये कहती हैं कि भारत आने वाले समय में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। बहुत मुश्किल समय हम सब ने देखा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है जो कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ड्राइवर्स हैं, जिसमें कंजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए सरकार यदि पैसा बढ़ाएगी, एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तभी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी वो और ज्यादा पैसे खर्च करने का वो यहाँ पे कोशिश करेंगे। जितना पैसा खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा और कॉर्पोरेट्स के द्वारा, या जितना विदेशी धन हमारे यहाँ पे आएगा, उतनी ही जॉब्स बढ़ेंगी। जितनी जॉब्स बढ़ेंगी उतना ही लोगों के पास पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगी, और उतना कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन किसको ड्राइव करेगा? हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को, है ना, सीधी सी बात है। तो फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया गया है। इस साल के बजट ने भी फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया था। 33%, यानी कि इस साल के बजट और पिछले साल के बजट को हम कंपेयर करें 33% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। स्टडीज ये बताती हैं कि 1 रुपया जो कि सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है ऑन बिल्डिंग कैपिटल एसेट, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 3 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यानी कि अगर 1 रुपया खर्च किया जा रहा है तो दैट इज थ्राइस द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द वेरियस एसेट्स व्हिच वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करने के लिए पहले सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस आएगा देश की इकोनॉमी में, देश की स्थिति में, और प्राइवेट सेक्टर भी वैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए फिस्कल डेफिसिट की जहां पे बात आती है, अब लेमन टर्म में समझे, फिस्कल डेफिसिट मींस आप मेरे जेब में पैसे लेट्स से 100 रुपए हैं, है ना, लेकिन खर्चा मेरा 105 रुपए का है, तो यानी कि 5 रुपए यहां पे क्या हुआ? डेफिसिट हुआ, है ना। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट मींस कि आपके पास पैसे जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, लेकिन खर्चा आपका ज्यादा है। तो क्या फिस्कल डेफिसिट बुरी बात होती है? नहीं, फिस्कल डेफिसिट बुरी बात नहीं होती है। जब आपने तरक्की करनी है, आपने एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर बनाना है, जब आपने कैपिटल एसेट्स बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है आपको और खर्चा करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं केवल 80 रुपए का खर्चा करूं, 20 रुपए बचा लूं। वो 20 रुपए बचा के मैं क्या करूंगा? मेरे यहां पे इतने सारे लोग भूखे मारे जाएंगे, नौकरियां नहीं होंगी। तो अगर वो 20 रुपए लगाने से अगर लोगों के पास खाना आता है, नौकरी आती है, तो मेरा फायदा ही है ना। 20 क्या, अगर मेरे को 40 रुपए भी लगाने पड़ेंगे तो करना पड़ेगा। यहां पे देखिए ग्राफ 2020-2021 में फिस्कल डेफिसिट का कितना बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि सीधी सी बात है, कोरोना आ गया था। कोरोना के कारण जब हर जगह लॉकडाउन था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, तो लोगों को अबैंडन तो नहीं करा जा सकता ना। हम एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री तो नहीं है, हम पाकिस्तान थोड़ी हैं, हम एक फेल्ड स्टेट थोड़ी हैं। तो सरकार को ही कोशिश करनी थी लोगों की राहत के लिए। सरकार ने ही राशन दिया, सरकार ने ही खाना प्रोवाइड किया गरीब लोगों को। हालांकि चलो बहुत सारे गरीब मारे गए, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, लेकिन फिर भी
अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, इसको एक मिसाल माना जाता है दुनिया भर में कि भारत ने अपने गरीबों को इस गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते कितनी राहत पहुंचाई। तो देखिए, अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहां पे बात करें, वो ब्लू लाइन से डोनेटेड है। ब्लू लाइन आप देख सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले 4-5 सालों में बढ़ा है ना। जहां पे वो 2.7% ऑफ जीडीपी था, वो 4.5% ऑफ जीडीपी हुआ है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कारण केवल कोरोना नहीं था, कोरोना एक कारण था, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना वो हमारे फेवर की बात है। हाईवेज बना रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा, लेकिन आज फिस्कल डेफिसिट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अभी अगर हम रीसेंट आंकड़ों की बात करें, जो बजट एस्टिमेट्स हैं 2024 के, वो ये बताते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है दैट इज कंटेन करने की कोशिश करेगी लेस देन 6%। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हम इसको और रिड्यूस कर सके, 2% ऑफ जीडीपी तक लेके आ सके। हम उस रास्ते पे चल भी रहे थे, लेकिन पैंडेमिक आ गया था, इस करके सरकार को ही खर्चा करना बहुत जरूरी था। केवल हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, चलिए ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 यहां पे कलर्स डिनोटेड हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें, 2020-21 से लेके 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट आया है, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 6.4 लाख करोड़ था 2020-21 में, अभी अराउंड अबाउट 14 लाख करोड़ है। ग्रांट इन एड, यानी कि जो ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है राज्य सरकारों को फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, और साथ के साथ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस द ग्रांट इन एड्स विच इज गिवन बाय द केंद्र सरकार टू द राज्य सरकार, कंबाइंड बनाते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है। 2020-21 में जहां पे 4 लाख करोड़ का था, 2023-24 में 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार के द्वारा है। ग्रांट्स की बात करें, ग्रांट्स जहां पे 2.3 लाख करोड़ से बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ग्रांट इन एड लगभग 4 लाख करोड़ बने हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स, और कंबाइन बनता है आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे से बढ़ रहा है पिछले 2-3 सालों में, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज हमारी इकोनॉमी काफी बेहतर है, काफी स्थिर है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अमेरिका में देखिए कितनी ज्यादा अभी वहां पे मायूसी है, कितना ग्लूमी एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहां पे रिसेशन आ रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। आप हमारे नेबरहुड में देख लीजिए, आप क्या हाल है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, लेकिन भारत अभी भी बचा हुआ है। ईज ऑफ लिविंग की बात आती है तो लोगों के लिए यहाँ पे पक्के मकान की बात आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये फ्लैगशिप स्कीम है, रूरल हाउसिंग स्कीम है, जो कि एम करता है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो इस करके बहुत जरूरी है कि लोगों के पास घर हो, मकान हो, कि वो रह सके। ये बजट एम्फसाइज करता है इन की एरियाज जैसे फूड है, न्यूट्रिशन है, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस सबसे क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग। देखिए अल्टीमेटली सरकार का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ईज ऑफ लिविंग, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना, है ना। गुड गवर्नेंस क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करेगा। यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस नहीं होती, सो व्हाट गुड इज द गवर्नेंस, व्हाट गुड आर द लॉस फॉर, व्हाट गुड आर द स्कीम्स फॉर। ठीक है, तो इस करके हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, स्किलिंग की बात हो, ये सब जो है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ही बात आती है। ये अल्टीमेटली ईज ऑफ लिविंग प्रमोट करेगा। देखिए अभी आज के टाइम पे महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई का जो अब रिसेशन और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, कहें कि भारत में देखने को नहीं मिलेगा, मिल रहा है। भारत की इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी स्थिति में नहीं है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब क्रिटिक्स कहेंगे कि नहीं मोदी सरकार ने ये किया वो किया, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। वो आपके अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन बात यहां पे ये समझनी है कि ईज ऑफ लिविंग प्रमोट करने के लिए सरकार को इन सब डायमेंशन में फोकस करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट अक्टूबर 2020 की ये बताती है कि जिस तरह से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और जिस तरह से पैंडेमिक में टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टर भी रहा है और एक फैसिलिटेटर भी रहा है लोगों के लिए, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की जो नौकरियां हैं वो खतरे में हो सकती हैं। यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों की जो नौकरियां हैं वो जा सकती हैं, डिस्प्लेस हो सकती हैं। और साथ के साथ जहां पे 8 से 9 करोड़ नौकरियां जाएंगी, 10 करोड़ और नई नौकरियां ऐड हो सकती हैं बाय 2025 थैंक्स टू दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो जहां पे हम एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से क्यों देखें कि जी 9 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं, अगर 10 करोड़ नौकरियां ऐड होने वाली हैं तो क्यों ना उन नौकरियों को ऐड करने के लिए जो स्किल सेट, जो हुनर चाहिए, उस हुनर में हम इन्वेस्ट करें, उस स्किल को हम एक्वायर करें।
Learners today need to be equipped with transferable employability skills across a broad range of job opportunities and help them modify their approach to solving business problems in a dynamic industry environment. India is home to the largest youth population in the world, जहां पे 65% of the total population of 150 crore Indians are below the age of 35. ये हमारे पास डिविडेंड आज है, पहले भी मैंने कहा था ये डिविडेंड हमारे पास 25-30 साल के बाद नहीं रहने वाला। तो स्किल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है और इवॉल्विंग स्किल सिस्टम के चलते हमको अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी रैपिडली ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। मेक इन इंडिया की बात आती है, वी हैव टू, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वी ओनली नॉट हैव टू मेक इन इंडिया, वी हैव टू मेक इंडिया एज द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज जब लोग चाइना से अपने पैसे निकाल के दूसरे कंट्रीज को तलाश कर रहे हैं कि कैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग लाइंस खोली जाएं, तो यह फायदा भारत को आज उठाना है। आज अगर भारत विकसित भारत बनने का सपना देखता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद अगर भारत का कोई सेक्टर मजबूत हुआ है तो वो सर्विस सेक्टर है। और इतिहास गवाह है, किसी भी इकोनॉमी को उठा के देखें, हर एक विकसित इकोनॉमी में सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में तब्दीली आई है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में और फिर सर्विसेज में। हम सर्विसेज सेक्टर में तो बहुत आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं। सो वी नॉट ओनली हैव टू मेक इन इंडिया बट वी हैव टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब न्यूली अनाउंस स्कीम थी बजट में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। यहां पे जो ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, वो कैसे अपनी कला को, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देखिए, वियतनाम, बांग्लादेश कितना लीड कर चुके हैं भारत से। हमारे यहां पे कमी नहीं है कारीगरों की, कारीगरों के पास उनके जो हाथ हैं बहुत उम्दा क्वालिटी का सामान वो बनाते हैं, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो लकड़ की चीजें हो। लेकिन उनको और ऐसी हुनर देना, स्किल्स देना, ताकि हम इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एनहांस करके इन प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें ग्लोबली। तो ये सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगी स्कीम जो वीकर सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, और देयरफॉर तभी तो आगे बढ़ के हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस मैगजीन की एडिशन में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिशन में। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अप्रैल के योजना एडिशन में। यहां पे स्टार्टअप इंडिया ये थीम है इस मैगजीन की। यहां पे भी हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे इस मैगजीन में से। तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप्स की बात करें, 2014-15 से स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में तेजी से काफी इवॉल्व हुआ है और आज जॉब सीकर्स भी हैं लेकिन जॉब क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी से हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान भी कितने सारी कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज बनी, यानी कि वो कंपनीज जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से भी ज्यादा की है। और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि आजकल G20 की चर्चा में भी स्टार्टअप एंगेजमेंट पे बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो वहां पे एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भी बनाया गया है। और स्टार्टअप्स मदद कर रहे हैं सरकार की कि कैसे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो यानी कि अब अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की, देखिए अब स्टार्टअप्स के बारे अब थोड़ा कल्चर बढ़ा है, ट्रेंड्स बढ़ा है, लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ 3 या 4 बड़ी बड़ी कंपनीज केवल उनका ही एंगेजमेंट भारत सरकार के साथ रहे, तो ये बात तो सही नहीं है। सरकार को बहुत ज्यादा काम करना है, सरकार को गरीबों के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम करना है। तो अगर उनको सहायता, उनको सहयोग स्टार्टअप्स के द्वारा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, कितने सारे नए स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं, कितने सारे नए स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं। किसी जमाने में तो स्पेस सेक्टर का जो ऑपरेशन था केवल सरकार के हाथ में था, अब प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। डिफेंस सेक्टर में देखिए, है ना, कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डिफेंस सेक्टर में जो बनाने के लिए आज के टाइम पे स्टार्टअप्स को एंगेज किया जा रहा है, MSME सेक्टर्स को एंगेज किया जा रहा है। तो इन सब बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले समझे स्टार्टअप होता क्या है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप एक अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जो कि किसी ना किसी सेक्टर के टुवर्ड्स एम किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में जो स्टार्टअप है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है ग्रास रूट लेवल पे इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना। उसी तरह से कोई फार्मेसी में, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई स्टार्टअप हो सकता है। तो यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि लाइफ में आ रहे हैं, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा पॉपुलर स्टार्टअप है
स्निच के नाम से, है ना, वो कपड़े बनाता है। अब स्निच के, अब आपने उसको शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा, स्निच के जो फाउंडर हैं। अब अगर आप कहीं बाहर कोई शर्ट लेने जाते हैं, टी शर्ट लेने जाते हैं, लेट्स से किसी ब्रांड की आप शर्ट या टी शर्ट लेते हैं, H&M, ज़ारा, तो वो 2,500-3,000 4,000 की भी आपको पड़ सकती है। लेकिन स्निच की जो शर्ट्स हैं या टी शर्ट्स हैं वो आपको 1,000 की भी मिल सकती हैं, 800 की भी मिल सकती हैं। यानी कि स्टार्टअप्स का मेन फाउंडेशन क्या है, स्टार्टअप्स का मेन मकसद क्या है? केवल प्रॉफिट एक्वायर करना नहीं है, सोसाइटी को वैल्यू देना। जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो फार्मेसी है, उसमें वैल्यू कैसे ऐड की जा सकती है। क्योंकि स्टार्टअप सोसाइटल नीड्स को सर्व करते हैं, इसलिए स्टार्टअप्स को कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। बिकॉज देखिए, घर तो उन्होंने भी चलाना है, पेट तो हमने भी पालना है अपना। अब आप कहेंगे कि सर आप तो क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की बात करते हो, लेकिन फिर आप कोर्सेज लेके आ जाते हो, कभी ये कोर्स कभी वो कोर्स। तो देखिए, अब हमने खर्चा तो अपना भी चलाना है ना। अब एज अ स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी और अपने एम्प्लॉयज की नीड्स को भी सर्व करना है ना। लेट्स नॉट फॉरगेट, अब किसी भी सेक्टर में अगर एक स्टार्टअप है, वहां पे 40-50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो चाहते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जा सकते थे, लेकिन स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सैलरीज उनको देनी है, ऑपरेशंस के लिए खर्चे रिक्वायर्ड होते हैं, और इसलिए स्टार्टअप्स सीक करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड फंडर्स। स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करें तो यह फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा शुरू करा गया था। यह 16 जनवरी 2016 की बात है, ताकि कैसे भारत में भी इनोवेशन को यूज करके कैसे एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके। गॉन आर द डेज जब भारत में बिजनेस करना एक अपराध होता था, कि भारत में किसी व्यापारी को बिजनेस शुरू करने से पहले 10 बारी सोचना पड़ता था, 100 इंस्पेक्टर्स के पास जाना पड़ता था, इस क्लियरेंस के लिए, उस क्लियरेंस के लिए। कैसे भारत में बिजनेस करने का जो इकोसिस्टम है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, ताकि युवा जो लोग हैं, यदि उनको सरकारी नौकरी नहीं भी मिल रही है, तो वो कैसे भारत में अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं और साथ के साथ और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द यंगस्टर्स बीइंग जॉब सीकर्स टू बीइंग जॉब क्रिएटर्स। वी नीड मोर जॉब क्रिएटर्स एंड लेस ऑफ जॉब सीकर्स। नाउ द टर्म यूनिकॉर्न की बात आती है। यूनिकॉर्न रेफर्स टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टार्टअप, जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो अपने शुरुआती दौर में, शुरुआती सालों में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे कि उसको वैल्यूएशन कुछ ही सालों में $1 बिलियन की मिल जाए। सीड फंडिंग की बात आती है, यानी कि जो पहली ऑफिशियल इक्विटी फंडिंग स्टेज होती है किसी स्टार्टअप में, ये टिपिकली रिप्रेजेंट करता है जो पहला ऑफिशियल मनी, पैसा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मिलता है, एक वेंचर को मिलता है बाहर से। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये अप्रूव करी गई थी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टू 2000, यानी कि ये 2025-26 तक रहेगी। देन इनक्यूबेटर की बात आती है। इनक्यूबेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनक्यूबेटर में जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मेंटरशिप हो, ट्रेनिंग हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इनोवेशन की बात हो, जो ऐसी एसेंशियल चीज़ें स्टार्टअप्स को रिक्वायर्ड रहती हैं, तो वो चीज़ों की जो सपोर्ट है, रिसोर्सेज जो है वो इनक्यूबेटर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। इनक्यूबेटर का नाम हमने कब सुना होगा? इनक्यूबेटर में छोटा सा बच्चा जब बॉर्न होता है उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है ना। इनक्यूबेटर में ऐसा पूरा माहौल और इकोसिस्टम होता है जो कि बच्चे के लिए रेलेवेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल उसमें पूरा ठीक रहता है। तो यानी कि इनक्यूबेटर यानी कि बिजनेस है, आपका आइडिया है, आपका स्टार्टअप है, वो भी छोटे बच्चे की तरह ही है। उस छोटे बच्चे को, अब उस आइडिया को पौष्टिकता चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, आइडियाज चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो इनक्यूबेटर्स में ये सब चीजें उस पर्टिकुलर आइडिया को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलती हैं। आज देखिए, भारत यंग है, ये बात हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों योजना के एडिशन में बात करी है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी यंग। डेमोग्राफिक डिविडेंड आज हमारे पास है। इंडिया इज स्टिल यंग एंड वी विल रिमेन द यंगेस्ट बाय 2070। अब एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आजकल वैसे भी लोगों की मैरिजेस लेट हो रही हैं, 1 चाइल्ड नॉर्म बन चुका है। तो अब ये लेवरेज आज हमारे पास है, ये आगे जाके नहीं रहेगा। एवरेज एज भारत में किसी व्यक्ति की वो क्या है, जो भी व्यक्ति 1993 या 94 बॉर्न होगा, यानी कि 29-30 साल जो है वो एवरेज एज है भारत में। ठीक है, इन 2047 21% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स विल बी इन इंडिया। तो इंश्योर करना कि इंडिया फुली ये बेनिफिट्स अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के रीप कर सके, भारत सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर रही है। स्टार्टअप इंडिया उनमें से एक पॉलिसी है। स्टार्टअप इंडिया हैज बीन डिसाइसिव एंड फिनोमिनल अमंग द सीरीज ऑफ इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अगेन जैसे आपको मैंने बताया जनवरी 2016 में लॉन्च करा गया था। आज तेजी से हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनना शुरू हो चुका है। अब
डिजिटल इंडिया की बात आती है। साथ के साथ हमने 6-7 सालों में देखा कि ना कि केवल स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रांगली यहां पे हमारे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। स्टार्टअप्स को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। आज के टाइम पे तो केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, बट रोटी कपड़ा मकान ब्रॉडबैंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इंटरनेट पे पैक नहीं है, इंटरनेट में आपका डेटा पैक नहीं है, तो आपका फोन, चाहे वो आईफोन हो 1.5 लाख का या कोई फोन 5,000 का हो, उस फोन की कोई रेलेवेंस नहीं रहती है। मार्ग पोर्टल की बात करें, मार्ग पोर्टल इज हेल्पिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स फ्रॉम रिमोट एरियाज, ताकि उनको क्रूशल अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग इकोसिस्टम का एक्सेस मिल सके। देखिए, जैसे हम कहते हैं मार्गदर्शन, है ना, मार्गदर्शन में हम क्या करते हैं, अपने सीनियर्स, अपने एल्डर से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, उनसे अपनी चुनौतियां डिस्कस करते हैं, है ना, यानी कि जो सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो हमको लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो मार्ग पोर्टल में क्या है, जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अगर आइडियाज चाहिए, फंडिंग्स की अगर उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है ना, तो अगर उनको ये चीजें एक्सेस करनी है, खास करके फार रिमोट रूरल एरियाज में, तो ये पोर्टल है जहां पे वो इन लोगों के साथ, जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उनको फंडिंग या डायरेक्शन या इनोवेशन, उन लोगों के साथ वो जुड़ते हैं। अब ऑफ इंटरेस्टिंगली बड़ा अच्छा आंकड़ा है, $950 बिलियन का जो एफडीआई हमको 1947 से जो हमने देखा है इंडिया में जो रिसीव हुआ है, $500 बिलियन से ज्यादा तो एफडीआई केवल पिछले 8 सालों में आया है। 500 बिलियन से ज्यादा। 1947 से लेके 2014 तक हमने कितना इकोनॉमिक ग्रोथ देखा? हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी बनी $2 ट्रिलियन, और 2014 से लेके 2020 में हमारी इकोनॉमी बनी $3 ट्रिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में हमने पिछले कुछ 6-7 सालों में ऐड करे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कल्चर्स व्हिच वी आर सीइंग। डोमेस्टिक डिमांड की बात करें, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, ये आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सन 2000 या उसके बाद बॉर्न हुए होंगे, दे विल स्पेंड अराउंड $240,000 इन देयर लाइफ टाइम। तो $240,000 को इंटू आप 80 मल्टीप्लाई करें, आज 80 रुपए का डॉलर है, मुझे नहीं पता आज से 10-20 साल बाद डॉलर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इतना पैसा वो खर्च करेंगे, इफ वन मल्टीप्लाइज दिस नंबर बाय 1.6 बिलियन, द अमाउंट इज $384 ट्रिलियन। तो कितना बड़ा साइज है हमारी इकोनॉमी का। अब यानी कि खर्चा आप करेंगे, कंजम्पशन होगा ना, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन से ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होगी। अब ये तो नहीं है कि केवल भारत, ऐसा देखिए ना, बात समझिए, यूएसए है, यूके है, जितने भी विकसित देश हैं, उनकी जीडीपी क्यों थ्राइव हुई थी? बिकॉज कंजम्पशन बढ़ा था। कंजम्पशन यहां पे भी बढ़ना शुरू होगा। कैसे होगा? जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हमारे पास नौकरी होगी। तो आप साइज और मैग्नीट्यूड देखिए इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड का, है ना, जो 3Ds की बात, मोदी जी 3Ds की बात करते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक और डिमांड, कि भाई हमारे यहां पे डेमोक्रेसी भी है, हमारे यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, और 150 करोड़ देशवासी हैं, तो डिमांड भी है। 11% से ज्यादा दुनिया की आबादी आज भारत के गांव में रहती है। 11% से ज्यादा देश की आबादी भारत के गांव में। बाय 2047 दुनिया की 20% मिडिल क्लास केवल भारत में होगी। डिफेंस सेक्टर की बात करें, आज चलो ठीक है, हमारा रिकॉर्ड यहां पे काफी अच्छा नहीं माना जाता कि हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं हथियारों को। आज हम डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू 75 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 6 गुना बढ़े हैं पिछले 5 सालों में। टारगेट ये है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 1.5 बिलियन डॉलर से $5 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं 2024-25 तक। और भारत ने इस दिशा में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क भी लॉन्च करा है। गोल क्या है इनोवेशंस फॉर डिफेंस आईडेक्स का? गोल क्या है इनोवेशन फ्रेमवर्क का? इज टू इंकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स बाय इन्वॉल्विंग आवर एमएसएमई सेक्टर, द स्टार्टअप सेक्टर। सरकार ने इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव करा था विद द बजटरी सपोर्ट ऑफ राउंड अबाउट 500 करोड़ फॉर द 5 years, फॉर द नेक्स्ट 5 years until 2026। देन G20 एंड स्टार्टअप्स की बात करें, अब देखिए G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो G20 के अंदर हमने एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भी यहाँ पे एक आइडिया हमने यहाँ पे इंसेप्ट करा है, जो कि अपॉर्चुनिटी है भारत के पास भी कि देखिए कैसे हम, देखिए G20 में कितने सारे और देश भी हैं, काफी विकसित देश भी हैं, उनके वहां पे भी स्टार्टअप कल्चर्स हैं, उनके वहां पे भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं काफी थ्राइविंग हैं, काफी बडिंग है। कैसे हम जो स्टार्टअप्स हैं भारत के, जर्मनी के, फ्रांस के, यूके के, इन सब देशों के साथ, जापान की बात हो, इन सब देशों के स्टार्टअप्स और हमारे स्टार्टअप्स में कैसे नॉलेज एक्सचेंज हो सकता है, कैसे वो बेटर आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे इनोवेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सब बातें इस स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप में करी जाएंगी।
अगर हम G20 मेंबर कंट्रीज की बात करें तो G20 मेंबर कंट्रीज में 7.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 7.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स, और 1200 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, यानी कि 1200 ऐसी कंपनीज इन G20 देशों में हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। अब इसका गोल क्या है इस स्टार्टअप 20 का, कि ऐसा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जो कि 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा। एक तो कैसे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, कैसे ग्लोबली हम इकोसिस्टम ऐसा फैसिलिटेटिव बना सकते हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप टू डेवलप, एंड डूइंग सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर नेशनल इकोसिस्टम, यानी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस वेंचर्स को फ्लरिश करना चाहेंगे लेकिन अपने लॉस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं। ठीक है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली मीटिंग हैदराबाद में जनवरी 2023 में हुई थी। इस मीटिंग के दौरान यूनिक बॉटम अप एंड जनरेटिव प्लेटफॉर्म स्टार्टअप 20X को लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप 20X इज डिजाइन टू हार्नेस सच बॉटम अप वॉइसेस एंड दिस विल इन्फॉर्म द ग्लोबल स्टार्टअप पॉलिसी। इट विल अचीव दिस गोल बाय इनवाइटिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड टू को ब्रांड एंड शेयर देयर कंटेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल। देखिए दोस्तों, यहां पे एंड में ये बात हम समझें कि स्टार्टअप्स हमारी बहुत मदद भी कर रहे हैं ताकि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज को मीट कर सकें। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इट इज एक्सपेक्टेड कि 5 लाख नई नौकरियां 2025 तक क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ आवर स्टार्टअप्स। इस इनिशिएटिव के चलते बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आ रही है। अभी आपको मैंने बताया कि पिछले 2014 के बाद पिछले 6-7 सालों में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है। $500 बिलियन से ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 2014 के बाद हमारे यहां पे आई है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी काफी फ्लरिश करा है, काफी इंकरेज करा है। और ये यहां पे इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे सामने यहां पे आंकड़े क्या कहते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करा जाता है, उसमें भारत का जो रैंक है इनोवेशन में वो कहां 81 नंबर पे था 2015 में, और आज वो 48 नंबर पे आ चुका है। चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप्स के? चैलेंजेस भी हैं। देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप्स को अभी भी फंडिंग नहीं मिल रही है, एक्सेस टू फंडिंग नहीं मिल रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स में लोग काम करने को तैयार तो हैं लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं है। एक और लिमिटेशन की बात करें तो वो ये है कि फोकस केवल स्टार्टअप्स का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पे जा रहा है। बाकी सेक्टर्स भी हैं, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इसमें भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं लेकिन ये एरियाज इतने ज्यादा भी टैप नहीं करे गए हैं। देन रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात आती है। ऑल्दो मोदी जी का यहां पे विजन रहा है कि इतने सारे कानूनों को यहां से खारिज करना है, इतने सारे जो कानून हैं वो बाधा बनते हैं, ऑब्स्टिकल बनते हैं बिजनेस को फ्लरिश होने के लिए, लेकिन फिर भी जो इनकी कोशिशों के बावजूद भी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल अभी भी है, और ये रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भारत में काम करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो इस करके स्टार्टअप्स को इतनी सारी रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। लिमिटेशंस ऑफ स्टार्टअप की बात करें, जो इंपैक्ट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, इसका जो डेवलपमेंट का जो इंपैक्ट है मार्जिनाइज कम्युनिटीज पे, ये अभी पूरे तरीके से हमने नहीं देखा, अभी भी बहुत लिमिटेड है। स्टार्टअप्स का जो असली इंपैक्ट है ग्रास रूट लेवल पे और ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स जो भी भारत में आ रहे हैं वो अर्बन शहरों में आ रहे हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, ये यहाँ पे आ रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि 17% ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया आर फाउंडेड बाय वुमेन and less than 1% of them are founded by people with disabilities. Now, when we talk of inclusive growth, we would want that more women should come in the front and they should have their own ventures, they should have their own businesses. We would want कि जो लोग हैं जो कि handicapped हैं, physically handicapped हैं, जिनके पास जो disable हैं, वो भी startup sector में venture करें। That irrespective आपका gender क्या है, आपका caste क्या है, आपका color क्या है, we would want inclusive development क्या है, जब और लोग startup sector में involved होंगे। Similarly, startups in sectors such as healthcare, education, they are mostly focused on the urban areas की जो market है, जो रूरल एरियाज की जो नीड्स है उनको ये एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर सर्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, स्लीपी क्लासेस की बात करें, तो हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रूरल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। बहुत सारे बच्चे टियर 3, टियर 4 सिटी से आगे आके हमको बता रहे हैं कि आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत लो कॉस्ट कोर्सेज हम बनाते हैं, कुछ ज़्यादा महंगे 1.5 या 2 लाख की हमारी कोचिंग यहाँ पे नहीं रहती है। और मैं ये कहूँगा कि और भी एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं, जो और भी एडुटेक कंपनीज हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। लेकिन इस लिमिटेशन में यहाँ पे इस आर्टिकल में जो बात करी गई वो ये है कि अभी और काम किया जा सकता है और सुधार लेके आया जा सकता है, और एडुटेक सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर को ऐसा काम आगे करते रहना चाहिए
कि वो रूरल नीड्स को भी सर्व कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज अब एडुटेक में जो एम्प्लॉयज़ हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने घर भी चलाने हैं, तो उनकी फंडिंग, उनकी जो सैलरीज हैं, उनकी जो खर्चे हैं, उसके लिए डेफिनेटली तभी करके जो स्टार्टअप्स हैं वो फंडिंग सीख करते हैं, राइट। अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका आइडिया ना कि केवल प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपका आइडिया वैल्यू ऐड करेगा लोगों की लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। चलो, अब मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीने की योजना की डिस्कशन आपके साथ 3 पार्ट्स में कर ली। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपको होमवर्क मैंने कुरुक्षेत्र मैगजीन का भी दिया था, यहां पे योजना का भी दे रहा हूं। राइट एन एसे, इट इज द यूथ हु पेव द वे फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये आपको बता दूं ऋग्वेद में से उठाई गई लाइन है। मैंने आपके साथ लगभग जो तीनों मुद्दे डिस्कस करे हैं योजना के, फरवरी, मार्च और अप्रैल के, यूथ को एम्फसाइज करके करे हैं, है ना। तो खूब सारा कंटेंट आपने अभी सुन लिया है, आपने अभी पढ़ लिया है। अब आपको मैं टाइम देता हूं 25 जून तक का। अभी नीचे आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, ऐसे योजना कुरुक्षेत्र का। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया, उस टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसको ज्वाइन करें। यहां पे सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं योजना कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ मिला करेंगी। साथ के साथ यहां पे पार्टिसिपेट करें। देखिए, ये एक फ्री इनिशिएटिव है जहां पे आप अपने एसेस को अगर लिखेंगे तो मैं पर्सनली वॉइस क्लिप के जरिए या मैसेज के जरिए आपको फीडबैक दूंगा। कंटेंट आपके सामने है, एसे आपने बनाना है। तो ये तो था हमारा फ्री इनिशिएटिव। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक एसे का हम डेडिकेटेड कोर्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी प्रीलिम्स देने के बाद जब मेंस लिखेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, या अगर आपका प्री जैसा भी आपका नतीजा है, मेंस आपने हमेशा देना ही है ना। मेंस अगर आप इस साल दें या अगले साल दें, मेंस आप देंगे। और मेंस में एसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है 250 मार्क्स का। अब 250 मार्क्स का ऐसे कंपोनेंट है और अब 250 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि अरे कुछ भी हम लिख के आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे नंबर। नहीं, एक तरीका होता है, एक अप्रोच होती है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, चाहे वो थीमेटिक बेस्ड एसेज हो या वो फिलोसॉफिकल बेस्ड एसेज हो। सो दोस्तों, ये कोर्स के फीचर्स आपके सामने हैं। यहाँ पे जूम सेशंस रहेंगे आपके लिए ऐसे राइटिंग के ऊपर। हम समझेंगे कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है। देखिए, 3 घंटे का टाइम होता है ऐसे के लिए एग्जाम में, 2 एसेज आपने लिखने हैं। तो हम समझेंगे कि ऐसे लिखने से पहले क्या हमने स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरीके से हमने ऐसे को अप्रोच करना है। साथ के साथ मैं यहाँ पे पर्सनली आपके ऐसे को इवैल्यूएट भी करूंगा। पर्सनली मैं आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी दूंगा। देखिए, 2 तरह के कोर्सेज हैं ऐसे के। एक तो केवल कंटेंट है कि अगर आपने सिर्फ कंटेंट आपको चाहिए तो कंटेंट आपको थीमेटिक बेसिस यानी कि थीम बेसिस जो एसेज होंगे उस पर भी आपको कंटेंट मिलेगा, और जो फिलोसॉफिकल एसेज होंगे उस पर भी आपको कंटेंट मिलेगा। वो तो सिर्फ कंटेंट है। लेकिन अगर आपको कंटेंट के साथ टेस्ट और मेंटरशिप भी यदि आपको चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली, तो ये जो एसए का कोर्स है मैं पर्सनली लीड करने वाला हूं। तो यहां पे आपको कंटेंट, टेस्ट और मेंटरशिप तीनों चीजें मिलेंगी एट अ प्राइस ऑफ 7,499। ठीक है। देखिए, एसए के कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी और इस कोर्स में एनरोल करें। 250 मार्क्स है, दैट कुड बी द की टू योर रैंक। अगर आप एक डबल डिजिट रैंक लेना चाह रहे हैं तो ऐसे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई अश्योर यू कि ऐसे में आप अच्छे मार्क्स जरूर लेके आएंगे। जो फ्री इनिशिएटिव है YouTube पे, एज फार एज दी एसे जो आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये एक पेड इनिशिएटिव नहीं है, ये फ्री इनिशिएटिव है। यहां पे आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल अपना एसे वहां पे डालें। अगर आप अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स तक आप अभी एंगेज्ड हैं, प्रीलिम्स के बाद आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। 25 जून तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और यहां पे भी आपको मैं इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दूंगा। लेकिन जो पेड कोर्स है, पेड कोर्सेज में जो हमारे फीचर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ के हैं। उसमें पर्सनलाइज अटेंशन, पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको मिलेगी। चलिए, सो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। आप सबको प्रीलिम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं दोस्त, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।